हेलो बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से, आप लोग की बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज का टॉपिक है थोड़ा सा धांसू, बड़ा ही मजेदार। आज हम पढ़ने वाले हैं निषेचन एवं अंतरोपण। जितना होगा अभी, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, आज फिजिक्स का लेक्चर भी लंबा हो गया, केमिस्ट्री का बहुत लंबा हो गया, तो बायो की क्लास थोड़ी शॉर्ट रखते हैं। आज हम सिर्फ निषेचन अच्छे से पढ़ते हैं और कल हम निषेचन के बाद अंतरोपण की प्रक्रिया को कंप्लीट समझेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो सिर्फ और सिर्फ होगा निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा 2 घंटे से ज्यादा की क्लास होगी, इतना ज्यादा तो तुम लोग झेल भी नहीं पाते हो, है ना। ठीक है, तो चलिए समझते हैं निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। हम समझ रहे हैं निषेचन जो कि हो रहा है मानव में होने वाली फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चलिए ये जो मैंने संरचना बनाई है ये है मादा जनन तंत्र। दोनों तरफ होती हैं बेटा 2 फैलोपियन ट्यूब, इधर होती है, इसके होते हैं दूसरी फैलोपियन ट्यूब, इधर होती है राइट में, ही किनारे होते हैं। ये प्रवर्ध की हुई होगी ओवरी, ओवरी, ओवरी को कहा जाता है बच्चा अंडाशय। ठीक है, और जो गर्भाशय है उसकी आंतरिक लेयर, उसका अंतः स्तर लाल रक्त कणिकाओं का बना, ब्लड सेल्स का बना होता है, और इस अंतः स्तर को कहता है एंडोमेट्रियम। अंतः स्तर को कहा जाता है। और ये जो हमने बनाया है बेटा ये है मादा जनन तंत्र। ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज निषेचन की संपूर्ण प्रक्रिया। ठीक है, चलिए समझते हैं। ये और एंडोमेट्रियम के बीच में होता है पेशी स्तर, हम इसे मायोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम। और ये रहा बच्चा योनि मार्ग, जिसे हम कहेंगे वेजाइना। तो सबसे पहले ध्यान से समझो, ये है मादा जनन तंत्र और ये हमारा यानी कि लड़कियों का आंतरिक अंग है। ये गर्ल्स का यानी कि लड़कियों का आंतरिक अंग है। मतलब ये जनन तंत्र जो है वो हमारे शरीर के अंदर होता है। हमारे पास 2 ओवरी होती है, ओवरी को कहा जाता है बच्चा अंडाशय, ओवरी। ठीक है, ओवरी में बनता है अंडाणु, और ये अंडाणु जो है वो फिमरी के द्वारा कैच किया जाता है, और ये चलते 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 है एक विशेष क्षेत्र में, और इस क्षेत्र को कहा जाता है बच्चा तुम्बिका। इसे कहते हैं तुम्बिका, और तुम्बिका को कहा जाता है इंग्लिश में एम्प्यूला। क्या कहते हैं बच्चा? इसे एम्प्यूला कहते हैं। तो ये रहा योनि मार्ग, योनि मार्ग जिसे हम वेजाइना कहेंगे, वेजाइनल कैविटी है। और ये जो है ये है गर्भाशय, जिसे कहा जाता है यूटेरस। गर्भाशय जिसे यूटेरस या फंडस, और फंडस में ये जो रेड कलर से आपने बनाया है ये है बच्चा एंडोमेट्रियम। हम इसे गर्भाशय का अंतः स्तर कहते हैं। ठीक है, हम इसे गर्भाशय का अंतः स्तर कहते हैं। यहाँ तक आ गए आप? सिद्धार्थ, गुड इवनिंग बेटा, नॉट गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, है ना। देख लिया मैंने मैसेज। कल पता नहीं क्यों आपके मैसेज दिखाई क्यों नहीं दिए, स्क्रीन पे शो ही नहीं हुए। फिर सर ने मुझे बताया कि सिद्धार्थ कमेंट कर रहा था, मैडम आपने देखा नहीं। मैंने सर मेरे लैपटॉप पे दिख ही रहे थे कमेंट किसी। चलिए
गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ रहे हैं निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। ध्यान से सुनिएगा। जब मैथुन यानी कि कॉपुलेशन की क्रिया होती है, स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, उस दौरान ठीक है सर, केमिस्ट्री का बता दूं, उस दौरान इसी में ठीक है। चलिए 2 मिनट का ब्रेक। चलो पहले समझते हैं हम निषेचन। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया आज हम समझ रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। जब मैथुन यानी कि संभोग की क्रिया होती है, उस दौरान जो वीर्य है वो स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है। वीर्य में है बच्चा शुक्राणु। ये शुक्राणु गति करते हुए स्त्री की फैलोपियन ट्यूब की तरफ भागते हैं। स्त्री की फैलोपियन ट्यूब की तरफ भागते हैं। हाँ, निषेचन तो हम समझ लेंगे। आप लोगों के लिए एक जानकारी है, अभी ना पीएनएसटी को लेके बड़ा ही भ्रम बना हुआ है ना। पीएनएसटी एग्जाम को लेके आप लोग बड़े परेशान हैं, खासकर जितने भी बच्चे हमारे पीएनएसटी वाले हैं। कुछ के मैसेजेस भी आ रहे हैं, आप लोगों को डर है बेटा एग्जाम होगा नहीं होगा, 12th के परसेंटेज बेस पे सिलेक्शन होगा, क्या है क्या नहीं, कुछ जानकारी नहीं है ना, कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिल रही। तो एक बात याद रखिएगा, यूट्यूब पर व्यूज के लिए बहुत सारे वीडियोस आएंगे। बहुत से लोग बोलेंगे 12वीं के परसेंटेज बेस पे सिलेक्शन होगा, आपको न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाई जाएगी, है ना। बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जाएंगी। लेकिन एक बात याद रखिए, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आपको इस भ्रम में नहीं पड़ना। आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। एग्जाम होगा बेटा, डेफिनेटली होगा। जैसा व्यापम ने, जैसा एमपीबी ने बोला है वैसे ही होगा। नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा और थोड़े ही दिनों में, मई एंडिंग तक, जैसे ही ये मई महीना ही चल रहा है ना, इसी में एंडिंग तक शायद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। में भी प्रोबेबिलिटी है जून में आप लोगों के एग्जाम हो जाए। अभी हॉस्पिटल अटेंडेंट की भी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो डरिए नहीं, एग्जाम आपका होगा। आप लोग 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत पहले से भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अगर आप लोगों ने आपकी कंसिस्टेंसी छोड़ दी, अभी तैयारी छोड़ दी ये सोच के कि एग्जाम नहीं होगा, तो वो पूरी साल भर 2 साल से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, वो आपकी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि हम साइंस के विद्यार्थी हैं, यहाँ एक दिन भी अगर पढ़ाई को भूल जाया जाए, मतलब अगर आपने स्टडी कंटिन्यू नहीं की, तो ऐसा लगता है हम सब कुछ भूल गए, है ना। तो बी कंसिस्टेंट, बी रेगुलर, अपने आप पे और हम पे भरोसा रखो और अपनी तैयारी को रेगुलर बेस पे, पर्टिकुलर जैसा आप करते आए हो वैसा करते रहो। एग्जाम आपका डेफिनेटली होगा, ठीक है। चलो वापस आते हैं टॉपिक पे। आज हम पढ़ रहे हैं निषेचन की प्रक्रिया। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन क्या है, तो इसे थोड़ा सा बेसिक से ध्यान से समझना। क्या है भैया फर्टिलाइजेशन, क्या है निषेचन? तो एक प्रक्रिया होती है वीर्य सेचन। वीर्य सेचन, मैथुन के समय वीर्य सेचन द्वारा जो वीर्य है वो स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है। स्त्री की योनि में छोड़ा गया वीर्य में है बच्चा बहुत अधिक मात्रा में शुक्राणु। ये शुक्राणु गति करते हुए पहुंचते हैं गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक, इधर भी जाएंगे। अब महिलाओं में ऐसा है कि एक ओवरी यानी कि एक अंडाशय जो है वो एक बार में एक ही अंडाणु बनाएगी और दूसरी ओवरी जो होती है बच्चा वो रेस्ट पे होती है, ठीक है। मान लो इस वाली ओवरी ने इस बार अंडाणु बनाया, तो ये वाली ओवरी रेस्ट पे है, ये काम नहीं करेगी। तो जो इधर की तरफ शुक्राणु गए हैं वो इधर रास्ता भटक गए, इधर ही धीरे धीरे करके समाप्त हो गए, अपनी जीवन क्षमता इन्होंने खो दी। याद रखना, जो अंडाणु होता है उसकी जीवन क्षमता 24 घंटे होती है। 24 से 48 घंटे, 24 घंटे आपको टेक आउट करना है ऑब्जेक्टिव में। जबकि जो शुक्राणु होते हैं इनकी जीवन क्षमता 48 घंटे प्लस होती है, ठीक है। 48 घंटों से भी ज्यादा होती है। आप इसे 2 दिन से अधिक 3 दिन 4 दिन मान सकते हैं, ठीक है। तो 2 बातें मैंने यहाँ पे आपको बता दी कि अंडाणु की जीवन क्षमता लगभग 24 आवर है, जबकि शुक्राणु की जीवन क्षमता जो है वो 2 से 3 दिन से अधिक है, 48 घंटे से भी ज्यादा होती है। तब तक ये अपनी जीवन क्षमता नहीं खोते। अब निषेचन की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जब शुक्राणु और अंडाणु का भौतिक रूप से मिलन होगा। ये रहा अंडाणु, ठीक है, ये रहा अंडाणु। इस शुक्राणु से बेटा, सॉरी, इस अंडाणु से जब शुक्राणु मिलेगा, इस अंडाणु से जब शुक्राणु
मिलेगा तो वो इसके ऊपर ऐसे अटैक करेगा, है ना। ये शुक्राणु इधर से अटैक कर रहा है, इधर से ढेर सारे शुक्राणु इसके ऊपर क्या करेंगे, अटैक। लेकिन जैसे ही कोई एक शुक्राणु जो है अपने केंद्रक को अंडाणु के अंदर छोड़ देगा, तुरंत ही अंडाणु की जूना पैलिसिडा लेयर शुक्राणु के प्रवेश के लिए हार्ड हो जाएगी। जो शुक्राणु अंदर पहुंचा है वो ऐसा परिवर्तन उत्पन्न करेगा कि जोना पैलिसिडा लेयर जो है अंडाणु की वो और भी अधिक क्या हो जाएगी बच्चा, हार्ड, जिससे अतिरिक्त शुक्राणुओं के, अतिरिक्त स्पर्म्स के प्रवेश को रोका जा सके। डन, ठीक है, यहां तक समझ गए। अब जो शुक्राणु अंदर पहुंचा है वो अगुणित है, ये अंडाणु से संलयन करेगा। इसी समय अंडाणु अपना दूसरा अर्धसूत्री विभाजन जो इसका रुका हुआ था वो कंप्लीट करेगा और परिपक्व अंडाणु में बदलेगा। अभी जो था वो द्वितीयक अंडाणु था बेटा, ये परिपक्व अंडाणु में निषेचन के बाद बदलता है। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर लेता है उसी दौरान द्वितीयक अंडाणु परिपक्व अंडाणु में, परिपक्व ओव्यूल में बदल जाता है। तो शुक्राणु पहुंचा है बेटा किसके पास, अंडाणु के पास। जो शुक्राणु है, जो स्पर्म है वो अगुणित है, जो अंडाणु है वो भी अगुणित है। दोनों के मिलन से हुई निषेचन की प्रक्रिया और निषेचन के बाद जो रचना बनती है दोनों के मिलन से, उसका नाम है युग्मनज यानी कि जाइगोट। और जो जाइगोट होता है बेटा वो द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है। एन और एन मिलकर 2n बन जाता है और जिस रचना का जन्म होता है वो युग्मनज। तो याद रखिएगा, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है वो फैलोपियन ट्यूब के तुम्बिका क्षेत्र में होती है। ये शुक्राणु तुम्बिका क्षेत्र में पहुंचकर अंडाणु से संलयन करेंगे और यहीं पर जो रचना बनेगी दोनों के मिलन से बेटा, उसे हम कहेंगे युग्मनज। और जो युग्मनज बन रहा है वो एक्चुअल में कैसा होगा, एक्चुअल में होगा द्विगुणित। जो युग्मनज बन रहा है वो एक्चुअल में कैसा होगा, द्विगुणित होगा और ये फैलोपियन ट्यूब में ही बनेगा। युग्मनज बन गया जिसे हम कह रहे हैं जाइगोट। तो आप इसकी थियरी बहुत ध्यान से, बड़े प्यार से, अच्छे से लिखोगे कि स्त्री और पुरुष के संभोग यानी कि मैथुन क्रिया के द्वारा जो पुरुष के क्या बोलते से पुरुष में उपस्थित, पुरुष के वृषण यानी कि शुक्राशय में उपस्थित वीर्य है वो स्त्री की योनि मार्ग में छोड़ा जाता है। उस वीर्य में शुक्राणु होते हैं। ये शुक्राणु गति करते हुए पहुंचते हैं फैलोपियन ट्यूब तक, गर्भाशय को पार करके पहुंचते हैं फैलोपियन ट्यूब तक। कुछ शुक्राणु रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं और कुछ एक साथ आक्रमण करेंगे अंडाणु के ऊपर। अंडाणु बच्चा होता है अगुणित, ठीक है। जब अंडाणु के ऊपर शुक्राणुओं का आक्रमण होता है तो शुक्राणु पेनिट्रेट होते हैं अपने एक्रोसोमल पदार्थ के कारण। ये अंडाणु की जूना पैलिसिडा लेयर को भेद कर इसके अंदर पहुंचने का प्रयास करते हैं। जैसे ही कोई एक शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर लेता है तुरंत ही शुक्राणु अंडाणु की जोना पैलिसिडा लेयर को और भी अधिक हार्ड होने के लिए परिवर्तन उत्पन्न करता है ताकि अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोका जा सके। अतिरिक्त शुक्राणुओं का प्रवेश मतलब पॉलीस्पर्मी को रोका जा सके। इसलिए जो शुक्राणु अंदर गया है वो परिवर्तन उत्पन्न करेगा ताकि अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोका जा सके, ठीक है। जो अंदर पहुंचा है शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयन करेगा, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होगा, इस प्रक्रिया को निषेचन कहेंगे। निषेचन के बाद बनेगा बच्चा युग्मनज, युग्मनज यानी कि जाइगोट। जाइगोट द्विगुणित होता है और ये एक द्विगुणित कोशिका है। कोशिका एक ही बनी है बच्चा और ये एक कोशिका कैसी बनी है, द्विगुणित बनी है। नाउ टेल मी, क्या आपको समझ में आया यहाँ तक कि हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है बेटा निषेचन, हमने पढ़ा है निषेचन। अंतर रोपण में आज नहीं पढ़ाऊंगी, टाइम ज्यादा हो जाएगा और मेरा मन भी नहीं है, है ना। मैम बायोलॉजी फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू बेटा, है ना, तारीफ करने के लिए। चलिए
ध्यान से सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। मानव में यानी कि फीमेल्स में होने वाली निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, समझाइए। क्वेश्चन पूछेगा, निषेचन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए या फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को समझाइए। वो जैसे भी पूछे, अगर ह्यूमंस में पूछ रहा है तो आपको इसी डायग्राम से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर ह्यूमन यानी कि मानव में पूछ रहा है तो आपको इसी डायग्राम से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। शुरुआत आपके शब्दों की कुछ इस प्रकार होगी कि स्त्री और पुरुष की मैथुन क्रिया के दौरान जो वीर्य है वो स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है। वीर्य में उपस्थित शुक्राणु जो हैं वो योनि मार्ग से होते हुए गर्भाशय से होकर फैलोपियन ट्यूब की ओर गति करते हैं। गतिशील शुक्राणु जैसे ही फैलोपियन ट्यूब के तुम्बिका क्षेत्र में पहुंचते हैं, तुम्बिका क्षेत्र में उपस्थित अंडाणु से शुक्राणु का संलयन हो जाता है। अंडाणु के ऊपर एक साथ बहुत सारे शुक्राणु आक्रमण करते हैं। जैसे ही कोई एक शुक्राणु अंडाणु की जोना पेल्यूसिडा लेयर को भेद कर इसके अंदर प्रवेश कर लेता है, तुरंत ही शुक्राणु अंडाणु की जोना पेल्यूसिडा लेयर को और भी अधिक हार्ड होने के लिए परिवर्तन उत्पन्न करता है, ताकि पॉलीस्पर्मी अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोका जा सके। इस प्रकार जो शुक्राणु अंडाणु के अंदर पहुंच चुका है, शुक्राणु का केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक संलयन कर लेते हैं और दोनों के मिलन से बनता है युग्मनज। इस प्रक्रिया को कहा जाता है युग्मक संलयन यानी निषेचन। इस प्रक्रिया को कहते हैं युग्मक संलयन यानी निषेचन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया बच्चा? यहां तक समझ में आ गया। अब निषेचन जब हो गया तो तुम्बिका यानी कि एम्पुला क्षेत्र में ही रचना होती है युग्मनज की। युग्मनज धीरे धीरे करेगा बेटा विभाजन, विभाजन करके ये 1 से 2 कोशिका बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, 4 से 8 बनाएगा, 8 से 16, 16 से 32। यहाँ पर युग्मनज में लगातार होगा समसूत्री विभाजन और लगातार समसूत्री विभाजन करके युग्मनज धीरे धीरे किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का। युग्मनज धीरे धीरे किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का, एम्ब्रियो का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मुझे ये भी आज समझा देना चाहिए कि अंतररोपण क्या है ना। हम इसके आगे की कहानी अगले इसमें क्या पढ़ लेते हैं, अंतररोपण भी पढ़ ही लेते हैं, तो छोड़ना। जब टॉपिक लिया है तो पूरा ही कंप्लीट करते हैं। अंतररोपण यानी कि इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। लेकिन इसमें मैडम डायग्राम थोड़ा सा आधा ही बनाएंगी, पूरा नहीं बनाएंगी। पूरा बनाएंगे तो दिक्कत है, हम सिर्फ आधा डायग्राम बनाएंगे। इतना पर फैलोपियन ट्यूब, इसके किनारे हैं अंगुलिनुमा और जो नीचे हम फैलोपियन, और ये जो है बच्चा यहाँ पे होता है अंतःस्तर गर्भाशय का, और इधर भी होता है, इधर भी है गर्भाशय का, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, हमने अभी समझा है कि निषेचन की जो प्रक्रिया हो रही है वो तुम्बिका क्षेत्र में हो रही है और तुम्बिका क्षेत्र एक द्विगुणित संरचना बनी है जिसका नाम है युग्मनज। आफ्टर निषेचन जो संरचना बनी है युग्मनज, और ये कैसी होती है, द्विगुणित होती है। कैसी रचना है बच्चा, द्विगुणित। और ये जो है ये है अंडाशय जिसे ओवरी कहा जाता है, और ये है गर्भाशय का अंतःस्तर, गर्भाशय का अंतःस्तर जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। डन, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, तुम्बिका यानी कि एम्पुला क्षेत्र में बना है युग्मनज। क्या बना है बेटा, युग्मनज। युग्मनज एक रचना है जो कि निषेचन के बाद बनी है, और ये है द्विगुणित, निषेचन के बाद बनी संरचना का और युग्मनज कैसे गुणित। अब इस युग्मनज में लगातार होता है समसूत्री विभाजन, माइटोटिक डिवीजन। कौन सा विभाजन बच्चा,
समसूत्री विभाजन, माइटोटिक डिवीजन, ये वो विभाजन है जिसमें गुणसूत्र की संख्या जितनी की उतनी होती है, बस कोशिकाओं की संख्या बढ़ते जाती है। गुणसूत्र की संख्या जितनी की उतनी रहेगी, 2n है 2n है 2n, पर कोशिकाओं की संख्या बढ़ते जाएगी। ऐसे विभाजन को कहा जाता है समसूत्री विभाजन। ठीक है, जब गुणसूत्र समान हो, कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाए, तो इसे कहा जाता है बेटा समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन के बाद जो युग्मनज है वो एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनाता है, 2n 2n, 2 से बच्चा 2 से 4 कोशिकाएं बनाता है, 4 से 8 कोशिकाएं बनाता है, 3 4 5 6 7 और 8, 4 से 8, 8 से 16 कोशिकाएं बनाता है और 16 से बनाता है 32। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 32। ठीक है, कितनी कोशिकाएं? 32 कोशिकाएं बन गई। डन। और ये सारी कोशिकाएं हैं द्विगुणित, सब में क्रोमोसोम हर एक कोशिका में है 46। इसे हम कहेंगे विदलन या क्लीवेज। ये जो हो रहा है कोशिकाओं का लगातार विभाजन, इसे कहा जाता है बच्चा विदलन या क्लीवेज। अब इसी चीज को डायग्राम में बताइए मैडम। तो पहले एक कोशिका 2 कोशिका बना रही है, 2 कोशिका 4 बना रही है, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से बनेगी बेटा 32। 16 से बनेगी कितनी? 32। ठीक है, तो इस प्रकार से हो क्या रहा है, पहले बनी है 8 कोशिकाएं, फिर बनी है 16 कोशिकाएं और 16 से बन गई है 32 कोशिकाएं। ऐसा हुआ है लगातार हुए समसूत्री विभाजन के द्वारा। ध्यान से देखिएगा डायग्राम को। जब कोशिकाएं 2, 4, 8 और 16 कोशिकीय अवस्था में है, तो इन सब को एक साथ कहा जाता है कोरक खंड। इन सब को एक साथ कहा जाता है कोरक खंड, ब्लास्टोमियर्स। 2, 4, 8, 16 कोशिकीय अवस्था वाला जो भ्रूण बना है, युग्मनज अब धीरे धीरे करके विकसित होगा, अपनी कोशिकाओं की संख्या बढ़ाएगा, हम उसे कहेंगे बेटा भ्रूण। हम उसे कहेंगे भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो। जब ये एम्ब्रियो युग्मनज से भ्रूण बनने की तरफ बढ़ रहा है, तो पहले एक कोशिका 2 में बदल रही है, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8, हमेशा कोशिकाओं की संख्या डबल होती है। पहले 1 थी, 1 से 2 हुई, फिर 2 थी, 2 से 4 हुई, फिर 4 थी, 4 से 8 होगी, फिर 8 से बच्चा होगी 16। ऐसे हमेशा कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा हमेशा अपनी संख्या को डबल करती है, हमेशा अपनी संख्या को बढ़ाती है। इन्होंने बढ़ा लिया, ठीक है, बढ़ाकर कितना किया है, तो बढ़ाकर मैडम इन्होंने 16 कोशिकी तक पहुंचा दिया है अपने आप को। तो 2, 4, 8, 16 कोशिकी अवस्था वाला जो भ्रूण है बेटा, इसे कहा जाता है कोरक खंड। बट स्पेशली अगर आपसे पूछे कि 8 से 16 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को एक साथ क्या कहते हैं, तो इन्हें स्पेशली कहा जाता है मोरूला या तूतक। और ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बता रही हूँ, ये कोई कहानी नहीं है। ठीक है, 2, 4, 8, 16 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को कोरक खंड या ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। इन सबको बेटा एक साथ कहा जाता है, यहां से लेके यहां तक
कोरक खंड या ब्लास्टोमियर्स। बट जब बात आएगी 8 से 16 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को अलग से बोलने की, तो ये कहलाता है बच्चा मोरूला। मोरूला को हिंदी में तूतक कहते हैं, इंग्लिश वर्ड है मोरूला। क्या कहते हैं? मोरूला या तूतक। सबको एक साथ कोरक खंड कहेंगे, लेकिन अलग से सिर्फ 8 और 16 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण का जिक्र होगा तो ये कहलाएगा मोरूला या तूतक। अब हम जंप किए हैं 16 से 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण में। अब हम जंप किए हैं, नहीं ठीक है सर, अब हम जंप किए हैं 16 से 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण में। तो जो 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण है बच्चा, अब सीधे पहुंचे हैं हम 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण में। तो जो 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण है, इसे कहा जाता है बेटा कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट। कितने सारे नाम हो गए यहाँ, है ना। 2, 4, 8, 16 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को कोरक खंड कहेंगे। 8 और 16 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को सिर्फ मोरूला या तूतक कहेंगे। जबकि 32 कोशिकीय अवस्था वाला जो भ्रूण है, इसे कहा जाएगा कोरक पुटी ब्लास्टोसिस्ट। कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं निषेचन के साथ अंतरोपण की प्रक्रिया। जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन हो गया तो आपने बनाया बेटा एक द्विगुणित युग्मनज। आपने बनाया एक द्विगुणित युग्मनज। इस युग्मनज में हो रहा है लगातार समसूत्री विभाजन, जिसके द्वारा बनेगा भ्रूण। और यही भ्रूण गर्भाशय के अंतः स्तर में आकर धंस जाएगा। इस प्रक्रिया को हम कहेंगे अंतरोपण। तो अब आ जाओ 32 कोशिकीय पे। 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को हमने कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट कहा है। अब ये 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण जो है, वो यहाँ पर गर्भाशय के अंतः स्तर में समाने के लिए अपने चारों ओर एक लेयर का निर्माण करता है। इस लेयर को कहा जाता है बच्चा ट्रोफोब्लास्ट। 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण अंतरोपण की प्रक्रिया, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने चारों ओर एक लेयर का, एक परत का निर्माण करता है। इसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। तो ये 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण ट्रोफोब्लास्ट बन चुका है। अब धीरे धीरे करके ये 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण गर्भाशय के अंतः स्तर में समा जाएगा। गर्भाशय के अंतः स्तर में समा जाएगा। तो 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण का गर्भाशय के अंतः स्तर में स्थानांतरित होना, अंतरोपित होना, इस प्रक्रिया को ही कहा जाएगा बच्चा अंतरोपण, इम्प्लांटेशन। और निषेचन के बाद इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होने में लगभग 6 से 7 दिन का समय लगता है। निषेचन के बाद अंतरोपण की प्रक्रिया होने में 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगभग 6 से 7 दिन का समय लगता है। याद रखिएगा, ठीक है। क्या आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई? नहीं आई है तो फिर बताओ, और आ गई है तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगी। हो गया मेरा आज का टारगेट खत्म, है ना। जल्दी से बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रही हूँ। ये पूरा आपको नोट डाउन करना है। फर्टिलाइजेशन के बाद युग्मनज यानी कि जाइगोट बना है। जाइगोट एक द्विगुणित रचना है, लेकिन इसमें एक ही कोशिका है। एक कोशिका 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण का निर्माण करती है। और इस दौरान युग्मनज में जो विभाजन होता है उसे विदलन या क्लीवेज कहते हैं, और ये होता है समसूत्री विभाजन के द्वारा। डन, ठीक है। अब 2, 4, 8, 16 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को कोरक खंड या ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। 8 और 16 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को अलग से हम मोरूला या तूतक कहते हैं। साथ ही 32 कोशिकीय अवस्था वाला जो भ्रूण है, इसे कहा जाता है बच्चा कोरक पुटी। इसे कहा जाता है कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट। और इस प्रकार
से ये जो कोरक पुटी है वो अपनी चारों ओर एक लेयर बनाती है ट्रोफोब्लास्ट, और जब ये ट्रोफोब्लास्ट बना लेती है तो गर्भाशय के अंतः स्तर में धीरे धीरे करके धंस जाती है। इस प्रकार से कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय के अंतः स्तर में धंस जाना, उसके अंदर समाहित हो जाना अंतर्रोपण इम्प्लांटेशन कहलाता है। नाउ निषेचन की प्रक्रिया और अंतर्रोपण की प्रक्रिया दोनों मैडम ने आपको बहुत अच्छे से समझा दी। कोई डाउट हो तो फटाफट से कमेंट करके पूछो। कल से हमारे सारे लेक्चर्स पेड हो जाएंगे। कल से यूट्यूब पे आपको लाइव क्लास दिखाई नहीं देगी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, है ना। वी हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी हैव लॉट्स ऑफ इश्यूज। हम सब कुछ फ्री अगर करेंगे बेटा तो हमारे पास समय का है अभाव, है ना, टाइम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हैं, और यूट्यूब से अभी हमारी किसी भी प्रकार की कोई इनकम जनरेट नहीं हुई है। जिस दिन यूट्यूब से पैसा आना चालू हो गया, बाय गॉड, हम पेड बैच लाना बंद कर देंगे। 2 साल से हम लोग फ्री पढ़ा रहे हैं बेटा। अब इस बार 2 साल बाद अब पहली बार हम लोगों ने पेड बैच लॉन्च किया है, वो भी बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया है, तो अदरवाइज हम ऐसा कुछ करने के मूड में नहीं थे। तो कल से आप लोगों को लाइव क्लास अगर अटेंड करनी है तो आपको पेड बैच का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको क्लास दिखाई नहीं देगी। वो सारी क्लासेस अनलिस्टेड होगी, वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिखाई देगी जिन्हें हम पर्सनली लिंक शेयर करेंगे, जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए बच्चे हैं। ठीक है, तो आई होप सो आप लोग हमारे इस मतलब भाव को, ये जो हम लोग कर रहे हैं, इससे अनवांटेड नहीं लेंगे। हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप भी समझते, हमें अगर जीवन जीना है तो जीविकोपार्जन मतलब जीविका का अर्जन करना पड़ेगा, ताकि हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वहन कर सकें। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन में इन्वेस्ट किया है। डिजिटल बोर्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा लेना है, अभी एसी लगाना पड़ा रूम में, पूरा लाइट का सेटअप, वाईफाई का बिल, बहुत सारी चीजें होती है बेटा, तब जाके हम आपको यहाँ से घर बैठे पढ़ा पाते हैं, है ना, जो कि इतना आसान नहीं होता। और इतने ज़्यादा फाइनेंशियल हम लोग कैपेबल नहीं हैं कि हम अभी चैरिटी कर पाएँ। जिस दिन ऐसे हो जाएंगे तो वास्तव में चैरिटी भी करेंगे, और फिर जब यूट्यूब हमें पैसा देने लग जाएगा तो हम पेड बैच बंद कर देंगे। बट अभी ना 1-2 महीने पहले ही चैनल मोनेटाइज हुआ है, यूट्यूब से हमारी कोई इनकम नहीं है, तो आप भी समझिए थोड़ा सा। कल से आप लोगों को लाइव क्लास अगर अटेंड करनी है तो आप चाहे मंथली पैक ले लो हर महीने 199 में, चाहे प्रीमियम पैक जो पूरे कोर्स कंप्लीट करवाने के लिए हमने आपको प्रॉमिस किया है 1499 या 1299 सर ने रखा है, उसका आप सामने जो नंबर है उस पर पूछ सकते हो सर से। और जो बचत पैक है वो शायद 999 का है, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो पैक ले सकते हो। 199 में तो यार तुम लोग तीसरे दिन में नूडल्स खा के फेंक देते हो इतना पैसा, बट उससे कम से कम हमारे वाईफाई का रिचार्ज तो हम करवा सकते हैं, जो कि 1200 रुपये का महीने का होता है ना। ठीक है, तो चलिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए और जुड़े रहिएगा। बाय बाय बेटा, टेक केयर, राधे राधे।